बताइए कोई क्वेश्चन हो तो। नहीं हो तो हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसमें बताते जाइएगा। कुछ क्वेश्चन करवा दीजिए लास्ट ईयर के जो आए हुए हैं अब तक, ठीक है। इसके बाद तब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वैसे इस चैप्टर के क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, आसान है, ठीक है। अभी आपको लगेगा जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा कुछ टेक्निकल ऐसे है नहीं इसमें। देखिए जो लास्ट ईयर आए हुए हैं हम उनको रीड कर दे रहे हैं जल्दी जल्दी, आप लोग सुनते जाइए, ठीक। क्वेश्चन है पहला, विच हार्मोन प्रमोट द इंटरनोड इलोंगेशन इन द डीप वाटर राइस। ध्यान से सुनिएगा, डीप वाटर राइस में, ठीक है। राइस के प्लांट में इंटरनोड इलोंगेट कराने वाले हार्मोन का नाम मैंने बताया था आपको, कौन सा है? इथिलीन है, ठीक है। इथिलीन हो गया ये। अगला है इन द टिश्यू कल्चर, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। इन द टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट द आ जाए इन द टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट द लीफ मेसोफिल आर, मैं हिंदी वर्जन बता दे रहा हूँ। टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट में लीफ की जो मेसोफिल सेल्स होती हैं, ठीक है, उनको निकाल करके एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, उससे कैलस बनाया जा रहा है। तो इस फिनोमेना को आप क्या कहेंगे? इसको आप डिफ्रेंशिएशन बोलेंगे, डेवलपमेंट की डी डिफ्रेंशिएशन। जल्दी से एडजस्ट हो जाइए, बताइए। टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट में लीफ की मेसोफिल सेल को निकाल करके एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं टिश्यू कल्चर, और कैलस बना रहे हैं हम। तो उस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे? फिनोमेना को डी डिफ्रेंशिएशन बोलेंगे। मतलब मेसोफिल से कैलस का बनना, मेसोफिल से कैलस बनना क्या है ये? डी डिफ्रेंशिएशन है कि डिफ्रेंशिएशन की री डिफ्रेंशिएशन है? यही मिस्टेक हो जाएगा। ध्यान सुनिएगा, कैलस में कुछ अलग टिश्यू नहीं बना है। कैलस, ध्यान सुनिए, कैलस इज द ग्रुप ऑफ द अनडिफ्रेंशिएटेड सेल। कैलस में सारी सेल अभी एक जैसी हैं, कोई टिश्यू नहीं बना हुआ है। एक सेल आपने प्लांट से निकाला, उसको डिवाइड किया, उसकी संख्या बढ़ा लिया केवल, ये बन गया कैलस, बन गया ना। उसमें रूट स्टेम लीफ अभी नहीं बना है, तो सेल का नंबर बढ़ाया हमने। तो जब कोई भी सेल, चूँकि मेसोफिल सेल निकाली गई थी, वो कैसी सेल थी? परमानेंट थी। उस परमानेंट सेल में सेल डिवीज़न हुआ और संख्या बढ़ गई, तो ये क्या होता है? इसको डी डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं ना। कुछ किसी भी सेल में जो सेल डिवीज़न वापस हो जाता है, कोई भी सेल डिवाइड करने लायक हो जाती है, कोई परमानेंट सेल जब क्या हो जाती है? डिवाइड करती है, तो इसको आप डी डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं। री डिफ्रेंशिएशन तब बोला जाता है कि जब वो सेल कोई परमानेंट टिश्यू दोबारा बना दे। तो अभी तो परमानेंट नहीं बनाना कैलस में कोई, ठीक है। समझ में आया? ठीक है, ये डी डिफ्रेंशिएशन है। ये क्वेश्चन आया हुआ, हाँ बताइए। डी डिफ्रेंशिएशन हो डी, ये डी होगा, हाँ बताइए। परमानेंट नहीं बना है ना अभी, ठीक है। नहीं, जैसे परमानेंट, अब ये एक चीज़ सुनिए, ध्यान सुनिएगा। जैसे कैम्बियम होता है, कैम्बियम डिवाइड करता है, ठीक है। डिवाइड करने के बाद जब उसमें डिवीज़न की कैपेसिटी बंद हो जाती है, तो एक परमानेंट टिश्यू बना देता है जाकर के ना, थोड़ा दोबारा से सेकंड टाइम की बात हो रही है, ठीक है। हाँ, तो वो री हो जाएगा ना। डी डिफ्रेंशिएशन समझ रहे हैं? किसी भी सेल का डिवाइड करना, किसी भी सेल में डिवीज़न की क्षमता आना और इसका डिवाइड करना ही डी डिफ्रेंशिएशन होता है। डिवाइड करने के बाद एक नया टिश्यू बनाना, वो री डिफ्रेंशिएशन होता है। समझ रहे हैं ना सर जी? समझे कि नहीं समझे? सेल आपको कन्फ्यूजन क्या बताइए? हमको सर ये कन्फ्यूजन है कि जब कॉर्क कहेंगे हम, सबसे अंदर वाला भाग गाढ़ा वाला बनता है, उसको री डिफ्रेंशिएशन से वो बनता है। और हाँ, सबसे अंदर वाला जो जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम जो होता है, वो री डिफ्रेंशिएशन से बनता है। उसके जस्ट पहले डी डिफ्रेंशिएशन हुआ रहता है, जो कॉर्क बनता है। री डिफ्रेंशिएशन से सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनते हैं, इतना पता होना चाहिए। कॉर्क कैम्बियम, जिसको आप फिलोजन क्या बोलते हैं उसको? फिलोजन, हाँ। फिलोजन से बाहर की साइड में कॉर्क बनती है, अंदर की साइड में सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनता है, जिसको फिलोडर्म कहते हैं। तो कॉर्क कैम्बियम से कॉर्क या सेकेंडरी कॉर्टेक्स का बनना, ये है री डिफ्रेंशिएशन। समझ में आ रहा है? कॉर्क जब बनेगा वो डी हाँ, वो री डिफ्रेंशिएशन वो है। यहाँ पर भी तो सर एक पत्ती से मेसोफिल सेल निकाल के उसके बाद हमको तो कैलस अभी नहीं, कैलस
कैलस टिश्यू कल्चर करके हम उसको कैलस बना कैलस तो बना रहे हैं। एक बार हम उसको परमानेंट कर रहे हैं ना जब टिश्यू कल्चर तो में। डिवाइड ही तो हो रहा और कुछ नहीं हो रहा ना अभी वो। लेकिन हम कैलस उसको क्या कुछ है? समय के लिए- तो क्या, हाँ कैलस क्या है? जब टिश्यू कल्चर किया तो उसके लिए हमने उसको कुछ समय के लिए परमानेंट छोड़ा ना। तो अगर ये कोई भी सेल एक बार परमानेंट होके फिर से डिवाइड कर रही तो हाँ, क्या? कोई भी सेल एक बार जब परमानेंट होकर के फिर से डिवीजन स्टार्ट कर रही है फिर तो से उसमें डिवीजन हाँ, तो कैपेसिटी आ वो गई। डी डिफ्रेंशिएशन वही तो होता है, डी डिफ्रेंशिएशन दोबारा से उसको डिवाइड करना। तो डिवाइड ही तो कर रहा है केवल, और कुछ नहीं कर रहा ना। डिवाइड करके ही तो कैलस बोल रहे हैं आप इसको। जब कैलस से कुछ बनेगा, जब कैलस से कुछ बनेगा तो वो होगा फिर, ठीक है, वो क्या? तब रीडिफ्रेंशिएशन में आएगा। जब कैलस से जो कुछ भी सर टिश्यू जी, बनेंगे उसमें, वो सर जी, टिश्यू नहीं बन रहा है कोई सर ना, जी। सब एक जैसा है। हाँ, रीडिफ्रेंशिएशन से बनने के बाद वो दोबारा जब- कैपेसिटी नहीं आ सकती। किस में? अगर इसका मतलब जितना प्रोसेस आपने बताया, अगर कैलस से कुछ बन गया हाँ। तो वो फिर से दोबारा अब डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। नहीं, क्यों नहीं करेगा, ऐसा नहीं तो है। सर एक बार परमानेंट वो करेगा। कैलस से नया प्लांट आप बना ले जाइए, बनता है ना, तो क्या उस प्लांट में वो कैम्बियम नहीं बनेगा लाइफ में कभी? वही बनेगा इसी ना? वजह से तो मामला बनेगा बज ना। रहा है। मामला कुछ नहीं बज रहा है नहीं सर, इसमें। इस वाले में आप बताइए, इस वाले में ये सही है कि नहीं आपके एक अकॉर्डिंग? बार फिर से क्वेश्चन बोलिए। क्वेश्चन है, इन द टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट, ठीक है, द लीफ मेजोफिल सेल आर पुट इन ए कल्चर मीडियम टू फॉर्म द कैलस। लीफ मेजोफिल को एक कल्चर मीडियम में रखा गया है कैलस बनाने के लिए। कैलस बनाने के लिए क्वेश्चन में ध्यान सुनिए, इसने ये भी नहीं कहा है, हो सकता है हमने हिंदी वर्जन में कुछ चेंज कर दिया हो, कैलस बनाने के लिए उसको रखा गया है। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? इस फिनोमिना को उसको रखा गया है ना। अब वो करेगा क्या? वो डिवाइड ही तो करना चालू करेगा ना, वो डी डिफरेंशिएशन तब सही है। समझ में आ रहा? अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। वो हिंदी वर्जन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा। अगला देखिए, किस हार्मोन को स्प्रे कर दिया जाए जुवेनाइल कॉनिफर्स में, जिससे क्या हो जाता है, उसमें मेच्योरिटी हेस्टन हो जाती है अर्ली, तो पता है जिब्रेलिक एसिड होता है, ठीक है। उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन नहीं, द फिनोमिना विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ऑक्सीजन एंड प्लेड बाय द मेजर डिस्कवरी। ऑक्सीजन का जो डिस्कवरी की गई थी किस फिनोमिना के द्वारा की गई थी? फोटोट्रॉपिज्म। पीरियडिज्म नहीं बोलेंगे, फोटोपीरियडिज्म टॉपिक तो हट गया सिलेबस से। फोटोपीरियडिज्म, ये फोटोट्रॉपिज्म है, ठीक। आगे सुनिए ध्यान से, आपको गलत स्टेटमेंट बताना है, रॉन्ग, नॉट करेक्ट। पहला स्टेटमेंट, द फेज ऑफ सेल इलोंगेशन ऑफ द प्लांट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इंक्रीज वैक्यूलाइजेशन। सेल इलोंगेशन वाली अवस्था में वैक्यूलाइजेशन होता है। वैक्यूल्स बनती हैं या नहीं बनती हैं जब सेल इलोंगेट करती है? वैक्यूल क्यों इलॉन्गेट होती है? सब कुछ इलॉन्गेट उसमें। तो वैक्यूल का इंक्रीमेंट होता है ना, वैक्यूल बड़ी हो जाती है, सही है ना, ये सही स्टेटमेंट है। सेल इन द मेरिस्टेमेटिक फेज ऑफ द ग्रोथ एग्जिबिट द एबंडेंट प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन। मेरिस्टेमेटिक फेज में जब सेल रहती है तो उसमें बहुत संख्या में प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन होते हैं। ये तो मेरिस्टेमेटिक की प्रॉपर्टी ही है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की प्रॉपर्टी है कि न्यूक्लियस बहुत बड़ा साइज का होना चाहिए, प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन, इंटरसेलुलर कनेक्शन नहीं होगा तो कैसे एक सेल दूसरे से बातचीत करेगी? कम्युनिकेशन तो होता है ना मेरिस्टेमेटिक सेल्स में आपस में, सही है। प्लांट ग्रोथ इज जनरली डिटर्मिनेट। प्लांट की ग्रोथ जनरली बोला उसने, होती तो दोनों, लेकिन जनरली का मतलब इनडिटर्मिनेट होती है। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी गई थी ना, पढ़े थे आप ना, कि प्लांट की ग्रोथ जनरली क्या होती है? इनडिटर्मिनेट होती है, सही है। तो ये रॉन्ग हो गया, इसने डिटर्मिनेट लिखा। लास्ट ऑप्शन था प्लांट ग्रोथ इज मेजरेबल। प्लांट की ग्रोथ को मेजर किया जा सकता है, तो सही है ना, सही है। तो तीसरा रॉन्ग हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट शो द प्लास्टिसिटी। किस प्लांट में प्लास्टिसिटी नहीं होती है? तो बुक में 3 एग्जाम्पल लिखे हैं, उसमें से एक एग्जाम्पल जो है मेज नहीं है। मेज उसमें ऑप्शन में दिया है, मेज में नहीं होती है, ठीक है, बाकी सब में है। गैसेस प्लांट हार्मोन रेगुलेटर यूज्ड इन द प्लांट टू। इथिलीन को कहाँ यूज किया जाता है? इथिलीन को कहाँ यूज किया जाता है? ध्यान सुनिए। पहला ऑप्शन है टू किल द डाइकॉट वीड्स इन द फील्ड। फील्ड में डाइकॉट वीड्स को खत्म करने के लिए, तो ये तो ऑक्सीजन का रोल है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, स्पीड द माल्टिंग प्रोसेस। इथिलीन माल्टिंग प्रोसेस को स्पीड अप करता है, ये तो जिब्रेलिक एसिड का काम। प्रमोट द रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन, सही है, लिखा है, ठीक है। अगला है हेल्प द
ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस को ये ओवरकम करता है, ठीक है, एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करता है। तो एपिकल डोमिनेंस इसमें कुछ लेना देना नहीं है इसमें, ठीक है। हाँ, ओवरकम का मतलब उससे आगे निकल जाना, ठीक है, प्रमोट नहीं करा रहा, उसको बाइकाट कर रहा, ओवरकम कर रहा है। ये वो किसका रोल था? साइटोकाइनिन का ओवरकम में। अगला क्वेश्चन, प्रोडक्शन ऑफ कुकुम्बर हैज इंक्रीज द एप्लीकेशन ऑफ विच ऑफ द हार्मोन रिजल्ट इन इंक्रीज इन द, बोल रहा है कि तो कुकुम्बर में फीमेल प्रोडक्शन आपको बढ़ाना है, खीरे का प्रोडक्शन बढ़ाना है, कौन सा हार्मोन अप्लाई कराएंगे? इथिलीन या इथेफोन, ठीक है। तो इथिलीन इसमें लिखा है, इथिलीन सही है ना? हाँ। अगला है लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल्स दैट लॉस्ट द कैपेसिटी टू डिवाइड एनी मोर कैन रीगेन द कैपेसिटी टू डिवीजन अंडर सर्टेन कंडीशन। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? अगर कोई सेल डिफरेंशिएटेड है, डिफरेंशिएटेड का मतलब परमानेंट है, वही तो है ना, तो उसमें डिवीजन की कैपेसिटी खत्म हो गई है लेकिन वापस फिर से आ जाती है, तो उस फिनोमेना को डी डिफरेंशिएशन बोलते हैं। हो गया ये, ठीक है। एक पेज और है इसमें, विच हार्मोन इज यूज टू इंक्रीज द इमीडिएट स्टोमेटा क्लोजर, पता है सबको? स्टोमेटा क्लोजर में एब्सिजिक एसिड, रिमूवल ऑफ द एपिकल डोमिनेंस बाय द डीकैपेसिएशन इज यूटिलाइज्ड फॉर, बोल रहा है एपिकल डोमिनेंस फिनोमेना को खत्म करने के लिए हम उसकी टिप को काट देते हैं। डीकैपेसिएशन का मतलब टिप को हटा देना, ठीक है। तो ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? ऐसा किसके लिए यूज़ करते हैं? टिप को क्यों काटते हैं? प्लांट को घना बनाने के लिए टिप को काटा जाता है। तो ऑप्शन लिखा सप्रेस द एक्टिविटी ऑफ द इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम की एक्टिविटी को सप्रेस कराने के लिए इसको टिप को हटा देते हैं, कोई मतलब नहीं है। सुनिए अगला, अर्ली सेनेसेंस के लिए अगला हैज मेकिंग, हैज मेकिंग सही है, हैज मेकिंग बताया था ना। हाँ। विच हार्मोन इज एन एडिनिन डेरिवेटिव, ये भी पता है। बताइए, एक चीज छूट गया है, एब्सिजिक एसिड का प्रिकर्सर क्या है? प्रिकर्सर किससे बनता है एब्सिजिक एसिड? हाँ, कैरोटीनॉइड या जेंथोफिल, कैरोटीनॉइड, ठीक है। शुरुआत मैंने एक बार लिखाया भी था शायद इसमें, ठीक है। अगला, द फिनोमेना बाय विच द अनडिवाइडिंग पैरेन्काइमा सेल स्टार्ट टू डिवाइड माइटोटिकली ड्यूरिंग द प्लांट टिश्यू कल्चर, बोल रहा है उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं जिसमें अनडिवाइडिंग पैरेन्काइमा सेल्स, जो पैरेन्काइमा सेल्स डिवाइड नहीं कर रही होती हैं, स्टार्ट टू डिवाइड करना चालू कर देती हैं, तो उस फिनोमेना को डी डिफरेंशिएशन, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आया है। वीड्स को खत्म करने वाले हार्मोन का नाम पता ही है आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन दो लगातार रिपीट हुआ, उस क्वेश्चन को ध्यान सुन लीजिए। जो प्लास्टिसिटी की जो लाइन लिखी गई है ना बुक में, कि प्लांट फॉलो द डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंटल फेज ऑफ द लाइफ, दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, दिस एबिलिटी इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी पर 2 बार क्वेश्चन आया है, 2022 में भी है और 1 में भी है लगातार। प्लास्टिसिटी है ना एक टॉपिक, उसमें वर्ड पूरा स्टेटमेंट दिया बुक में ना, याद रखिएगा उसको, ठीक। फोटोपीरियडिज्म जो टॉपिक हट गया है, वैसे कुछ नहीं, ध्यान सुन लीजिए। फोटोपीरियडिज्म में लाइट का स्टिमुलस प्लांट का कौन सा पार्ट रिसीव करता है? फोटोपीरियडिज्म समझते हैं क्या होता है तो टॉपिक नहीं है अब। फोटोपीरियडिज्म का मतलब प्लांट को फ्लावर बनाने के लिए कितना देर तक लाइट का चाहिए, इसी फिनोमेना को बोलते हैं फोटोपीरियडिज्म। कुछ पौधों को बहुत देर तक लाइट चाहिए, कुछ पौधों को कम लाइट चाहिए, दिन छोटा किसी को चाहिए, किसी को रात बड़ी चाहिए, ठीक है। शॉर्ट डे लॉन्ग डे प्लांट किसी को मतलब ही नहीं है, चाहे दिन छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो फ्लावर अपने हिसाब से बनाएगा, ठीक है। तो उस फिनोमेना को फोटोट्रॉपिज्म क्या बोलते हैं? फोटोपीरियडिज्म। तो इसमें प्लांट को कैसे पता लगता है कि लाइट कितनी देर तक आ रही है? किस पार्ट से वो आइडिया लगाता है? लीफ से आइडिया लगाता है कि शूट से, स्टेम से,
कि एक्सिलरी बर्ड से आइडिया लगाता है कितनी देर तक प्लांट पर लाइट पड़ रही है। प्लांट को कैसे पता लगता है, कैसे वो पता लगा लेता दिन बहुत बड़ा हो रहा, हमको फ्लावर बनाना चाहिए अब। याद रखिए उसमें लीफ होती है, लीफ जो होती है वो डिटेक्ट करती है ड्यूरेशन ऑफ लाइट, कितनी देर तक लाइट पड़ रही है। अगर किसी पौधे से लाइट हटा दी, पत्तियां काट दी जाएं तो कभी उसमें फ्लावर नहीं बनेगा, क्योंकि फ्लावर बनाने के लिए एक हार्मोन की ज़रूरत पड़ती है। उस हार्मोन को क्या बोलते हैं, फ्लोरेजिन। अब वो फ्लोरेजिन हार्मोन कहाँ बनता है, लीफ में बनता है। वो बनता तब है कि जब लाइट की वजह से, अगर लाइट की मात्रा कम या ज़्यादा हो रही है तो हार्मोन बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो लीफ हटाने पर फ्लावर नहीं बनता है, सब में नहीं है, कुछ पौधों में जिसमें लाइट का इफेक्ट होता है फ्लावर के लिए। बहुत से पौधों में तो लाइट का इफेक्ट ही नहीं है, चाहे जितनी देर तक लाइट पड़े, उसको डे न्यूट्रल प्लांट बोलते हैं। बताइए। गांव में एक पौधा होता है सफ़ेद कमल का, उसमें सर जब तक पानी में रहता है और सुबह 10 बजे तक 8-9 बजे तक सुबह फुलाए रहता है और शाम को ढक जाता है। तो लेकिन उसमें सर पानी से ऊपर केवल उसका ये फूल वाला पार्ट रहता है, पत्ती तो नीचे पानी में रहती है। कोई बात नहीं है, वो एक्वाटिक प्लांट है ना, वो हाइड्रोफाइट पौधा है, हाइड्रोफाइट है। उसकी उसका पत्तियां सन के कांटेक्ट में रहती नहीं, तब भी वो कैसे स्टिमुलेट करता है सन के। तो क्या लगता है आपको कि जो पानी में प्लांट है उसको लाइट नहीं मिल रही है क्या? तो फोटोसिंथेसिस, हाइड्रिला प्लांट सबमर्ज एक्वाटिक प्लांट है, वो भी पानी में अंदर लाइट जाती है, 200 मीटर तक गहराई तक लाइट पहुंचती है। ये है कि वो पानी के अंदर लाइट थोड़ी कम हो जाती है, इंटेंसिटी बाहर ज़्यादा है, लेकिन लाइट मिलती तो है, उसको मिलती है लाइट, मिलती है लाइट। 10 बजे का फूल एक छोटा सा, हाँ, तो अपने टाइम के हिसाब से खिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इनहिबिटरी सब्सटेंस गवर्निंग सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी के लिए कौन सा इनहिबिटरी सब्सटेंस नहीं है, मतलब कौन सीड डोरमेंसी को इनहिबिट नहीं कराता है, मतलब प्रमोट कराता है, ये हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सुन लीजिए, लेकिन ऑप्शन इसका था, वैसे तो आपके माइंड में होना चाहिए कौन सा हार्मोन सीड डोरमेंसी को प्रमोट कराता है। सुप्तावस्था कौन प्रमोट कराता है, एक ही हार्मोन एब्सिजिक एसिड है ना, बाकी तो सब ब्रेक करते हैं। इसमें एब्सिजिक एसिड के साथ में और भी ऑप्शन लिखा, फिनोलिक एसिड, एक और है पैरास्कॉर्बिक एसिड, एक है जिब्रेलिक एसिड। तो जिब्रेलिक एसिड तो डोरमेंसी को तोड़ता है, ब्रेक करता है ना, एब्सिजिक एसिड प्रमोट कराता है डोरमेंसी। तो इसमें नहीं पूछा है कि कौन सा नहीं करता ये काम, तो जिब्रेलिक एसिड ये काम नहीं करता, बाकी तो सब उसी के रूप हैं भाई। एब्सिजिक एसिड है, पैरास्कॉर्बिक एसिड है और फिनोलिक एसिड, ये सब ये भी हो जाएगा। कोई ऐसा टेक्निकल क्वेश्चन इस चैप्टर में नहीं है, ठीक है, सर रट्टे वाले क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन सुन लीजिए, इनहिबिटरी सब्सटेंस इन ए डोरमेंट सीड। एक सीड है वो डोरमेंट कंडीशन में पड़ा हुआ है, मतलब जर्मिनेट नहीं कर रहा है। तो इनहिबिटरी सब्सटेंस इन ए डोरमेंट सीड कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय द सब्जेक्टिंग सीड्स टू। किसी डोरमेंट सीड में इनहिबिटरी सब्सटेंस अगर कोई है उसको हम रिमूव नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय सब्जेक्टिंग सीड टू। सीड पर क्या अप्लाई करा दें कि वो इनहिबिटरी सब्सटेंस वहाँ से रिमूव ना हो पाए, ठीक है। जिब्रेलिक एसिड से रिमूव नहीं करा सकते हैं, नाइट्रेट है, एस्कॉर्बिक एसिड है, चिलिंग कंडीशन। कुछ क्वेश्चन समझ में आ रहा है, फिर से बोल दे रहे हैं इंग्लिश में, देखिए लिखा, इनहिबिटरी सब्सटेंस इन डोरमेंट सीड्स कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय सब्जेक्टिंग सीड्स टू। थोड़ा सा क्वेश्चन अटपटा लग रहा है, ठीक है, समझने में समस्या हो सकती है कि इनहिबिटरी सब्सटेंस है किसी डोरमेंट सीड में, कैन नॉट बी रिमूव नहीं किया जा सकता है बाय सब्जेक्टिंग सीड्स टू, कि सीड के ऊपर क्या अप्लाई कराया जाए, ठीक है। मतलब सीड डोरमेंट कंडीशन में पड़ा हुआ है, उसमें से हम इनहिबिटरी सब्सटेंस को नहीं निकाल पाते हैं, तब आपके पास चारा क्या है, सर जिब्रेलिक एसिड ही तो है, जिब्रेलिक एसिड स्प्रे कर देंगे तो डोरमेंट कंडीशन टूट जाएगी, यही ऑप्शन हो गया इसका, ठीक है। और बढ़िया हो गया कंप्लीट ये।
तो पाइनएप्पल पाइनएप्पल वाला क्वेश्चन ये हो जाएगा। परसेप्शन ऑफ द लाइट, ये तो हट ही गया सिलेबस से। लाइट का परसेप्शन कौन रिसीव कराता है, तो ध्यान रखना वो लीव्स में होता है, ठीक है, इतना ध्यान रखना है आपको। रिमूवल ऑफ द शूट टिप, ये हो जाएगा। द शुगर केन पे 2-3 बार क्वेश्चन आया है, बस इतना ही है। ये लास्ट हो गया 2019 तक का आपका, ठीक है, 23 से 19 तक का सब हो गया, इसमें कोई छूटा नहीं। हाँ, 19 तक का पूरा। अब अगला चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी। सर जी, हाँ, क्वेश्चन हमारे भेजे, इसको भेजे। मैंने तुमको साइड भेजा था, क्वेश्चन भी देखो आंसर भी देखो उसी में। वो सीधे गूगल पर डालिए ना, जो भी टॉपिक आपको खोजना हो सीधे गूगल पर उस चैप्टर का नाम आगे लिखिए PYQ, तुरंत जो पहला साइट आएगा उसी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा देखना चाहते हैं, तो 2019 से ऑनवर्ड तक का पेपर आप देखिए, NCERT बेस्ड देखिए, सब तरीके के क्वेश्चन उसमें मिलेंगे। नीट प्रेप PREP एक साइट है, उस पर सब मिल जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट किया जाए। हाँ, पहले चैप्टर में आपको प्रिंसिपल्स पढ़ना है, अगले चैप्टर में इसका है प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस, क्या नियम है, क्या तरीका है बायोटेक्नोलॉजी कराने का। और अगले चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम लोग, उसका एप्लीकेशन, ठीक है। सबसे पहले इसका मीनिंग समझ में आना चाहिए। बायोटेक्नोलॉजी का मीनिंग 2 वर्ड से मिलकर बना है, बायो प्लस टेक्नोलॉजी। लिविंग में, बायोलॉजी में कोई तकनीकी का यूज करना लिविंग सिस्टम के साथ। अब लिविंग सिस्टम में कुछ भी हो सकता है, किसी ऑर्गेनिज्म के साथ कोई टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं, या किसी सेल के साथ कोई टेक्नोलॉजी, सेल भी तो एक लिविंग सिस्टम का पार्ट है, नहीं है, ठीक है। किसी टिश्यू के साथ कोई टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, मतलब लिविंग सिस्टम में कोई भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, ये क्या है, बायोटेक्नोलॉजी। किसके लिए कराया जाता है बायोटेक्नोलॉजी, ह्यूमन वेलफेयर के लिए। ह्यूमन अपने फायदे के लिए लिविंग सिस्टम को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। डे बाय डे नए प्लांट वैरायटी के बनाए जा रहे हैं, प्लांट, एनिमल्स, माइक्रोब्स, क्योंकि उनसे हमको कुछ ना कुछ फायदा मिल रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब एप्लीकेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी इन द लिविंग सिस्टम। ये क्या है, एप्लीकेशन या फिर यूज है ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का मतलब हो गया साइंस का यूज करना। आप साइंस को प्रयोग में ला रहे हैं, कहाँ, इन लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम किसके लिए, फॉर ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन के वेलफेयर के लिए, या किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कोई टेक्नोलॉजी लिविंग सिस्टम में यूज की जा रही है, वही क्या होती है, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। अब एक डेफिनेशन दी हुई है EFB, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। एज सच बुक में डेफिनेशन लिखा गया, समझ लीजिए, ठीक है। EFB, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यूरोपियन और फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी बड़ी अच्छी ब्रांच होती है, समझ लीजिए। अगर आप बायोटेक्नोलॉजी से BSc या MSc करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत अच्छा स्कोप है इसका, समझ में आ रहा है। ये जो जनरल जूलॉजी और बॉटनी होती है, किसी कर्म लायक नहीं होती है, हम बुराई नहीं करते हैं उसकी, लेकिन वो टीचिंग लाइन के लिए बचती है केवल, ठीक है। आप PhD कर लीजिए, टीचर बन जाइए। आपको एप्लीकेशन करना है, नया कोई रिसर्च करना है, ये है बायोकेमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी है, 3 साइंस की ब्रांच है, जेनेटिक्स भी है, ठीक है। इसमें आप कहीं इंडस्ट्री में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, बड़ी बड़ी जितनी दवाओं की कंपनियां होती हैं उसमें यूनिट होती है R&D यूनिट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वहाँ रोज नए टेस्ट होते रहते हैं, ठीक है। उसमें अच्छी जॉब मिलती है लोगों को। MSc करने के बाद में PG कर लीजिए इससे, और उसके बाद में नेट या JRF निकालने के बाद पहुँच जाइए वहीं से, समझ लेना। तो बड़ा अच्छा स्कोप है बायोटेक्नोलॉजी का,
और सिंपल जूलॉजी बॉटनी से कुछ नहीं करना चाहिए। हाँ, बीएससी जो लोग करते हैं ठीक है, बीएससी जैसे आप बीएससी कर रहे हैं, अच्छी बात है, सिलेक्शन होता है, नहीं होता है तो एमएससी जब करें तो एमएससी फिनिश सबसे करना चाहिए। अगर आपका एम टीचर में है, ध्यान से सुनिए, अगर आपको टीचर बनना है तो एमएससी कभी बायोटेक्नोलॉजी मत करिए, क्योंकि मैं माइक्रोबायोलॉजी से किया हूँ और मैं इस चीज़ को झेलता हूँ आज, ठीक है। आपको इंटर कॉलेज में या केंद्रीय विद्यालय में अगर आपको फॉर्म भरना है, KVS में तो अलाउ कराते हैं, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी बायोकेमिस्ट्री को अलाउ कराते हैं, यूपी वाले इतने बर्बाद हैं, इसको लेते ही नहीं है। वो सीधे बोलते हैं कि आपको जूलॉजी बॉटनी से एमएससी होना चाहिए, हमारा है नहीं है, वहीं फंस जाते हैं। जूलॉजी बॉटनी से सिंपल से एमएससी होना चाहिए इंटर कॉलेज में 12th का टीचर होने के लिए आपको, ठीक है। 11th-12th पढ़ाना है आपको तो सिंपल होना चाहिए जूलॉजी बॉटनी से एमएससी, अदरवाइज आप 10th तक के टीचर बन सकते हैं, केवल 9-10 तक के, उसमें BSc एलिजिबिलिटी होती है। तो टीचर के लिए तो सही है सिंपल, अदरवाइज ये ब्रांच जो होती है ये या तो KVS में टीचर बन जाएंगे इससे, या तो आप रिसर्च में जाएंगे इससे। समझ में आ रहा है ना? जी सर। तो देखिए बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन DFB के अकॉर्डिंग क्या है, उसने लिखा है इट इज द इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन का मतलब समन्वय है, कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। किसका इंटीग्रेशन है? इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, जो नेचुरल साइंस मतलब आप साइंस को समझ लीजिए, साइंस का इंटीग्रेशन किसके साथ में है? लिविंग सिस्टम के साथ। इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस विथ ऑर्गेनिज्म के साथ में है, टिश्यू के साथ में है, ठीक है, सेल के साथ में है, या फिर मॉलिक्यूलर ठीक है स्ट्रक्चर्स, हाँ, टू ऑब्टेन प्रोडक्ट। मैंने एज सच नहीं लिखा है, ठीक है, ये थोड़ा सा उसमें चेंज है, ये एज सच मैंने डेफिनेशन नहीं लिखी हुई क्योंकि हमको एज सच डाटा भी नहीं है, तो मीनिंग उसका यही है। समझ में आ रहा है? मीनिंग इसका यही है कि DFB के अकॉर्डिंग बायोटेक्नोलॉजी क्या इंटीग्रेशन है, किसका? साइंस का। आप लिखा भी है कि साइंस के साथ, जब साइंस का मतलब टेक्नोलॉजी हो गया ना, उसके साथ बायोलॉजी को जोड़ देंगे तो बायोटेक्नोलॉजी। तो साइंस का किसके साथ इंटीग्रेशन है? ऑर्गेनिज्म, टिश्यू, सेल्स या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ DNA RNA हुआ, प्रोटीन हुआ, ठीक है। प्रोटीन DNA RNA सब क्या है? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उसके साथ इंटीग्रेशन हो गया। अब बायोटेक्नोलॉजी को अगर आप देखिए, दो टाइप की होती है, एक ओल्ड है और एक क्या है? मॉडर्न। ये है ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी और ये क्या है? मॉडर्न। आज की वाली ओल्ड में क्या क्या चीजें हैं? तो कर्ड का फॉर्मेशन करना, मिल्क से कर्ड बनाना बायोटेक्नोलॉजी। बहुत पहले समय से हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग करते आ रहे हैं, बस उसको जानते नहीं थे। कर्ड जो एंशिएंट टाइम से बनती थी, आज भी बनती है, कर्ड का फॉर्मेशन बायोटेक्नोलॉजी है। इडली डोसा बनाना बायोटेक्नोलॉजी। बताइए कैसे है? कर्ड का फॉर्मेशन करना, इडली एंड डोसा, ये सब बायोटेक्नोलॉजी है पुराना। यहाँ तक कि बियर का फॉर्मेशन, वाइन का फॉर्मेशन कराना भी यही है, ठीक है। इसको आप सॉफ्ट ड्रिंक या बेवरेजेस बोल सकते हैं, बेवरेजेस। ब्रेड का फॉर्मेशन करना, ब्रेड बायोटेक्नोलॉजी में आता है, ठीक है। और क्या है इसमें? ब्रेड के बाद इतनी चीजें का और छूटता होगा, ठीक है। ये चीजें क्या है? बायोटेक्नोलॉजी एंशिएंट। तो कर्ड का फॉर्मेशन बायोटेक्नोलॉजी कैसे है? कोई तकनीकी लगा रहे हैं उसमें? माइक्रोब का आप यूज कर रहे हैं ना किसी फायदे कुछ बनाने के लिए। अगर आप बैक्टीरिया या किसी फंजाई ईस्ट को अगर आप यूज कर रहे हैं, ब्रेड में तो ईस्ट यूज की जाती है, ठीक है। सिरका बनाना बायोटेक्नोलॉजी में, समझ में आया? क्योंकि इसमें माइक्रोब होता है, माइक्रोब को यूज करके कोई प्रोडक्ट बनाना बायोटेक्नोलॉजी। ये पुरानी है, उसमें पूरा माइक्रोब यूज कर लिया जाता था। आज की बायोटेक्नोलॉजी में पूरा माइक्रोब यूज कम करते हैं, उसका कोई DNA कोई जीन निकालते हैं, जीन की क्लोनिंग कराते हैं, पहले क्लोनिंग नहीं होती थी। तो माइक्रोब का यूज करना बायोटेक्नोलॉजी में आता है, पुराने वाले में, ठीक है, आज भी है वो। और नए वाले में क्या है? नए वाले में ये है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग।
जेनेटिक इंजीनियरिंग समझ रहे हैं? इसी को आरडीटी बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट जेनेटिक टेक्नोलॉजी। तो ये मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग से होता है। क्या क्या चीज़ें बनाते हैं आज के समय हम लोग नई बायोटेक्नोलॉजी में या जेनेटिक इंजीनियरिंग जब करते हैं तो उसमें कुछ नहीं है, जीन को कहीं से निकाला और कहीं लगा दिया लग जाकर, ठीक है। अच्छी जीन अगर कोई है, कुछ अच्छी चीज़ बना रही है, उसको किसी भी एनिमल या प्लांट से निकाल करके उसको क्लोन कराया, दूसरे में भेज दिया, वहाँ प्रोडक्ट बनना चालू हो गया। इससे क्या क्या बना सकते हैं? डीएनए वैक्सीन बनती हैं, पता है ना। वैक्सीन जो होती है वो कई कैटेगरी की है। वैक्सीन में पूरा माइक्रो भी यूज़ किया जाता है। वैक्सीन को ह्यूमन हेड डिजीज वाले चैप्टर में पढ़ेंगे वैक्सीन के बारे में, ठीक है। वैक्सीन में पैथोजन को वीक करके डाला जाता है, मार के डाला जाता है, ठीक है। कई तरीके हैं। और नया तरीका क्या है कि डीएनए वैक्सीन, डीएनए से वैक्सीन बनाना, ठीक है। और क्या करना? ट्रांसजेनिक प्लांट बना लेना। ट्रांसजेनिक प्लांट क्या होता है? ऐसा प्लांट जिसका जीन आपने मॉडिफाइड कर लिया, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसजेनिक प्लांट बोलते हैं। हाइब्रिड वाला नहीं समझिए, एक होता नहीं कि जो दो प्लांट का आपने जो है मिक्स करके एक नया प्लांट बना लिया, वो हाइब्रिड होता है, ठीक है। ट्रांसजेनिक में एक पर्टिकुलर जीन को ट्रांसफर किया जाता है। ट्रांसजेनिक एनिमल बना लेते हैं इससे, जैसे डॉली शीप बनाई गई है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और क्या है इसमें? ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया बना सकते हैं। ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया का बनाना बायोटेक्नोलॉजी में आता है। टेस्ट ट्यूब बेबी में कोई बैक्टीरिया तो होता नहीं है, तो ऐसा नहीं कि हर जगह बैक्टीरिया ही रखेंगे। टेस्ट ट्यूब बेबी में किसी सेल के साथ स्पर्म और ओवा को लेकर के आप टेस्ट ट्यूब में फ्यूज कराते हैं, तो लिविंग सिस्टम है ना, दो सेल को लिया, फ्यूज कराया टेस्ट ट्यूब में, एक टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं किसके साथ? सेल के साथ, टिश्यू के साथ, बैक्टीरिया के साथ टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, किसी भी लिविंग सिस्टम के साथ। समझ में आया? वहाँ सेल के साथ करते हैं। तो यहाँ पर टेस्ट ट्यूब बेबी हो गया। और कोई है इसमें करंट वाले में? इतना ही, ठीक है, इतना ही एप्लीकेशन में है। अब देखिए, हमको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग पूरे चैप्टर, वो चैप्टर इसी पर बेस्ड है, कैसे करेंगे, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल बुक में पहले पेज पर, एनसीईआरटी में पहले पेज पर लिखा है प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो दो प्रिंसिपल होते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक। दो प्रिंसिपल इसके हैं। पहला होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, इसी को आप आरडीटी बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट जेनेटिक टेक्नोलॉजी, ठीक है। और दूसरा होता है क्या चीज? स्टरलाइजेशन, ठीक है। दो चीजें मेन तो ये है, मेन ये, इसको तो हम लोग पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। ये क्या है? स्टरलाइजेशन का मतलब हाइजीनिक इन्वायरमेंट मेंटेन रखना। जहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट या बायोटेक्नोलॉजी किया जाता है, वहाँ पर इन्वायरमेंट क्या रखा जाता है? हाइजीनिक, बाहर से कोई इन्फेक्शन ना आ जाए। आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अगर उसमें बाहर से कोई इन्फेक्शन आ गया तो वो उस एक्सपेरिमेंट को डिस्टर्ब कर देगा, ठीक है। तो वही होता है मेंटेनेंस ऑफ द हाइजीनिक कंडीशन कॉल्ड स्टरलाइजेशन, ठीक है। इसका मतलब मेंटेनेंस ऑफ हाइजीनिक कंडीशन, हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन रखना इन्फेक्शन को रोकने के लिए, टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, ठीक है। ये इसके दो प्रिंसिपल्स हैं। अब इसके बाद में इसके टूल। अब देखिए, बायोटेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट करना है तो आपको क्या क्या चाहिए? आप एक साइंटिस्ट हैं, आपको क्या क्या चाहिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए? वो प्रोसेस कैसे चलता, कितने स्टेप में होता? तो पहले रिक्वायरमेंट देख लीजिए, क्या क्या हमको चाहिए होता, ठीक है। चैप्टर ये बहुत बड़ा नहीं है, ये दोनों चैप्टर बहुत छोटे हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट ऑफ आरडीटी या जेनेटिक इंजीनियरिंग,
एक चीज ध्यान रखना, एक डिफरेंस, जीन क्लोनिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक हिस्सा है। जीन क्लोनिंग को आप जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं बोल सकते हैं पूरी तरीके से, समझ रहे हैं, उसको समझ लीजिए। जीन क्लोनिंग क्या होता है, कहीं साइड में लिखिएगा पहले उसी को भी, जीन क्लोनिंग, ठीक है। जीन क्लोनिंग का मतलब होता है कि एक जीन से सेम कई जीन बना लेना, उसकी कई कॉपी रेडी करना, फोटो कॉपी करना जीन का, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ सेवरल कॉपीज ऑफ जीन। जीन तो सबको पता ना, डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट जो किसी कैरेक्टर को डिसाइड करता है उसको क्या बोलते हैं, जीन। तो उसकी कई कॉपी रेडी करना, ये है जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग दो तरीके से हो सकती है, एक तो नेचुरल होती है, नेचुरल बॉडी में अपने आप होती रहती है, और दूसरा आर्टिफिशियल कराया जा सकता है। आर्टिफिशियल जब जीन क्लोनिंग कराएंगे तो वो कहाँ कराएंगे, आप स्टैट में कराएंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, उसके अंडर में हम लोग जीन क्लोनिंग कराते हैं, उसी के अंडर में, ठीक है। तो यहाँ आर्टिफिशियल में आप बोलेंगे इन जेनेटिक इंजीनियरिंग में कराएंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग में। और नेचुरल में कहाँ होता है, नेचुरल जीन क्लोनिंग कहाँ होती है, डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है ना, डीएनए जब डिवाइड करता है इस फेज में तो डीएनए पूरा डिवाइड करेगा, तो जो जीन लगी है वो भी तो क्लोन हो रही है, नहीं हो रही है। सेल डिवीजन के टाइम पर जीन की दूसरी कॉपी बनती नहीं बनती है, ठीक है, जीन क्लोन होती है, ठीक है। तो नेचुरल में आपकी एक बॉडी में होता है, ठीक है, इनसाइड बॉडी में होगा ड्यूरिंग सेल डिवीजन के टाइम पर नेचुरल जीन क्लोनिंग होती है। आर्टिफिशियल में जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग कराते हैं, और एक तरीका और होता है आर्टिफिशियल में पीसीआर में मशीन की मदद ली जाती है, और जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है, डीएनए को सेल में भेजते हैं, ठीक है। पीसीआर में डायरेक्ट बहुत फास्ट तरीका पीसीआर होता है, पीसीआर को पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर मशीन का भी एक नाम है, ठीक है। पीसीआर एक मशीन होती है, इतनी बड़ी होती है, ठीक। तो ऑटोमेटिक मशीन रखा, सब तब बंद किया और स्टार्ट कर दिया, बहुत कम समय में डीएनए की बहुत सारी कॉपी रेडी हो जाती है। तो रिक्वायरमेंट चल रहा था आरडीटी का, रिक्वायरमेंट क्या है देखिए। पहली रिक्वायरमेंट, मान लीजिए किसी प्लांट या किसी एनिमल से आपको जीन निकालना है, ठीक है, अच्छी लग रही है जीन, या किसी बैक्टीरिया, कहीं से जीन को हम कहाँ से ले सकते हैं, किसी लिविंग सिस्टम से ही लेंगे, ठीक है। उसमें बैक्टीरिया से भी जीन ले सकते हैं आप, किसी प्लांट से ले सकते हैं, किसी एनिमल से ले सकते हैं। उस जीन को वहाँ से निकालने के बाद में किसी दूसरे एनिमल या प्लांट या बैक्टीरिया में ट्रांसफर की जाएगी, जिसके अंदर उस प्रोडक्ट को आपको बनाना है। हम अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाते हैं, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग जीन को प्लांट या एनिमल से निकालते हैं, समझ में आ रहा है। तो पहला देखिए, पहली जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, डिजायर्ड जीन। डिजायर्ड का मतलब मनचाहे जीन, जो आप पसंद कर रहे हैं, जिससे कुछ बनाना चाह रहे हैं। इसके कई नाम होते हैं, इसको फॉरेन डीएनए भी बोलते हैं, या फॉरेन डीएनए बोलेंगे, एलियन डीएनए, ठीक है, समझ में आया। और कुछ, हाँ, ह्यूमन बहुत कॉस्टली है, समझ में आया। ह्यूमन में कोई एक्सपेरिमेंट के लिए वो जो EFP परमिशन ही नहीं देता है ना, कोई रिसर्च ह्यूमन पर जो है परमिशन ही नहीं मिलती करने के। ऐसा साइंटिस्ट को, अरे अगले चैप्टर में एक आप पढ़ेंगे ना, GMO अगर आपको बनाना है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, तो आपको दिल्ली में एक संस्था, वहाँ से परमिशन लेनी पड़ती है पहले, ठीक है। पेटेंट परमिशन लेंगे और प्रोडक्ट बनाया, पेटेंट कराना पड़ेगा आपको वहाँ से। तो ह्यूमन पर ऐसा उस तरीके का कोई जो है परमिशन अलाउ नहीं होती है। हाँ, करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमन के लिए भी होता नहीं, ठीक है। अगर ह्यूमन के लिए हो जाएगा तो इन फ्यूचर साइंटिस्ट ऐसे होते हैं कि ह्यूमन को जो बिल्ली और कुत्ता बना देंगे, साइको बना देंगे ना, कुछ भी बना सकते हैं, नहीं बना सकते,
फिर तो उनके ऊपर है, जैसा एक्सपेरिमेंट किया कुछ कोई भी एनिमल बना के रेडी हो सकता है इन फ्यूचर में। तो ऐसा नहीं, ह्यूमन पे इसलिए परमिशन नहीं मिलती है। कौन जा रहा है? सर जी करे कि नहीं करे, करते तो पक्का करते हैं। तो कुछ भी बना ले जाते हैं। नहीं, ह्यूमन पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। जीन ऑफ इंटरेस्ट, एक और इसका नाम है जीन ऑफ इंटरेस्ट, आपके इंटरेस्ट वाले जीन, सही नाम है इसके। कौन सी है? और बताते रहिए क्या और दूसरी रिक्वायरमेंट क्या होगी? सर जी फसल की पैदावार अच्छी करने के लिए भी किया जाए। वो तो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, एप्लीकेशन है क्यों किया करते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी या जीन क्लोनिंग करा रहे हैं, सबसे पहले आप एक प्लांट या एनिमल सेलेक्ट करेंगे, वहाँ से जीन को निकालेंगे। तो मैंने डायरेक्ट कर दिया हमको जीन चाहिए, ये जीन निकाली कैसे जाती है, ठीक है। तो इसके लिए आपको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए। क्या चाहिए? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, काटने वाला। इसको काट के निकालेंगे तब जब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए। तीसरा चाहिए आपको होस्ट सेल, ठीक है। अगली चीज चाहिए प्लाज्मिड, प्लाज्मिड चाहिए। प्लाज्मिड क्या होता है? वेक्टर होता है। वेक्टर कई टाइप की पढ़ेंगे आप, प्लांट के अलग एनिमल के अलग। पांचवा है डीएनए लाइगेज एंजाइम चाहिए, डीएनए लाइगेज एंजाइम। और कुछ चाहिए? हाँ, और आपको जो बोलते नहीं कॉम्पिटेंट बनाना है, होस्ट को कॉम्पिटेंट वगैरह बनाया जाता है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस कराना है तो एंटीबायोटिक वगैरह आपके पास होना चाहिए, वो सब चीज़ें हो गया। सर जी अभी तक अगर कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं एक प्रोसीजर आपको बता रहा हूँ जो बुक में डायग्राम दिया हुआ है कि कैसे बायोटेक्नोलॉजी कराई जाती है, ठीक है। ये तो रिक्वायरमेंट हो गया, आप डायग्राम से देखिए। हाँ, क्या करें? ये सर सीक्वेंस से बताइए। हाँ, सीक्वेंस हो जाएगा। नहीं सर एक मिटाई कि जैसे ये हो गया कि हमको किसी भी में जीन आप पढ़ाते हैं, रस नहीं मिल रहा है, जैसे तो कि क्या मिक्सर ग्राइंडर ले जाए रस बनाने के लिए? बताइए। नहीं सर, जैसे ये हो गया कि डिजायर जीन जो अच्छा हमको दिख रहा है, जिसको हमको सिलेक्शन करना, वो डिजायर जीन हो गया। तो इसलिए मैंने कहा ना हम डायग्राम बना रहे हैं रिस्ट्रिक्शन ना। एंजाइम की जिससे हम काट सकें, हेल्प मिले। होस्ट सेल जिस पे हमें कराना है, प्लाज्मिड या वेक्टर जिसके थ्रू हमारे थ्रू हम हो गए प्लाज्मिड, जैसे हमारे थ्रू कोई काम कराया जाए, या वेक्टर जैसे मच्छर को क्या हो जाता है, दिया जाता है, रोग वाहक एक प्रकार का। और डीएनए लाइगेज जिस पर हमको ले जाना है लाइगेज, तो इस अब डायग्राम से समझ लीजिए। हाँ सर, ठीक है? कि रस मिले वैसे बिल्कुल रस मिलेगा, वैसे। याद हो जाता है। देखिए आपके पास ये सेल है, पहले तो सेल होना चाहिए ना, कहाँ से लाए? किसी एनिमल या प्लांट से सेल को निकालेंगे। आपको लग रहा है, मान लीजिए कि कोई प्लांट है, ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट है, सूखे में रह सकता है, कम पानी की ज़रूरत पड़ती है उस पर प्लांट को, तो आप क्या चाहेंगे? कुछ प्लांट्स उस जीन को निकालना चाहेंगे ना, कि जो जीन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो उसको सूखे में सहन करने की क्षमता दे रही है। बहुत सारे प्लांट क्या होते हैं, जो है हाई टेम्परेचर को सर्वाइव कर ले जाते हैं, ठीक है, हाई सॉल्ट को सर्वाइव कर ले जाते हैं। तो प्लांट या एनिमल जो भी आपके पास है, वहाँ से आपने क्या लिया? सेल को निकाल लिया था, ठीक है। सेल को निकालने के बाद में सेल में डीएनए होगा। इससे हम क्या करेंगे? डीएनए को पहले निकालेंगे। सेल से डीएनए निकालना एक अपने आप में एक बड़ा टॉपिक छोटा सा है। कैसे सेल से डीएनए को निकालते हैं, इसी में आगे दिया हुआ है, उसको समझेंगे आगे। सेल से डीएनए निकाले, इस डीएनए में ये वाली जीन आपको अच्छी लग रही है, देख लें ये जीन, इसको हमको निकालना है और कहीं भेजना, निकालना है, कुछ बनवाना है इससे। तो क्या करेंगे? इस जीन को इस डीएनए से अलग करना पड़ेगा ना, तो कैंची से काटने के लिए कैंची क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। एक एंजाइम मिलाएंगे, उसका नाम है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। वो डीएनए को यहीं पर कट कर देगा, जीन को यहाँ से अलग कर देगा, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आपने मिलाया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से ये जीन अलग हो गया, बाकी डीएनए क्या हो गया? अलग हो गया, जीन अलग हो गई। बाकी उसके बाद तो इलेक्ट्रोफोरेसिस वगैरह होती है, ठीक है, तो आगे की चीज़ें हैं। ये जीन आपको मिल गया, ये क्या है? डिजायर्ड जीन है, ठीक। अब आप क्या करेंगे? एक प्लाज्मिड लेंगे, क्योंकि इस सेल की हमको कई कॉपी रेडी करानी है। कॉपी तब रेडी होती है जब ये जीन मल्टीप्लाई करेगी। जीन मल्टीप्लाई तब करती है कि जब वो सेल के अंदर रहती है, या तो मशीन में मल्टीप्लाई करा लीजिए, जो पीसीआर मशीन होती है उसमें आप मल्टीप्लाई, मशीन से तो नहीं करा रहे हैं इसको हम,
सेल ठीक है, क्योंकि मशीन में केवल मल्टीप्लाई ही होगा, मशीन में मल्टीप्लाई होगा, उसका प्रोडक्ट नहीं बनेगा। प्रोडक्ट तब बनेगा जब इस जीन को हम किसी सेल में भेजेंगे, किसी एनिमल की बॉडी में भेजेंगे, तब तो इसका प्रोडक्ट बनेगा। आपने पढ़ा ना ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, तब होगा ना इससे। क्यों? तो यहाँ एक वेक्टर लेते हैं, क्योंकि वेक्टर क्या है, इस जीन को इस सेल में हमको भेजने हैं। होस्ट सेल ये होती है, ठीक है, इसी सेल में जाएगी तब ये मल्टीप्लाई कराएगी। ये होस्ट सेल किसी का भी हो सकता है, प्लांट एनिमल या वायरस सॉरी बैक्टीरिया कुछ भी हो सकता है। समझ में आया? यहाँ से तो क्या लेंगे, यहाँ पर एक प्लाज्मिड लेते हैं, प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड में लेते हैं, अब प्लाज्मिड ये क्या है, एक वेक्टर होता है। क्या है ये? वेक्टर का मतलब वाहक। जैसे ट्रक में सामान ले जाया जाता है, उसी तरीके से इस जीन को इसके ऊपर लोड कराया जाएगा और इसी से आगे हम भेजा जाएगा। ठीक है, तो वेक्टर को पहले काटना पड़ेगा ना, क्योंकि जीन को यहाँ सेट कराना है। तो काटेंगे किससे? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मिला देंगे, सेम मिलाते हैं। आगे समझेंगे। जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आपने यहाँ मिलाया है वही वेक्टर को काटने के लिए भी मिलाया जाता है। पता है ना रीजन? जी सर। क्यों मिलाते हैं? सेम टाइप ऑफ इंट बनाने के लिए। जैसे जब बैट होता बल्ला वो टूट जाता है तो उसमें जोड़ने के लिए आप सेम ऐसे ही तो बनाते हैं। जी सर। क्या ऐसे जोड़ ले जाते हैं? इस तरीके से अगर आप जोड़ेंगे तो जुड़ेगा भी नहीं सर। ये ऐसे और ऐसे लॉक बनाया जाता है, इसमें सिस्टम लॉक एंड की सिस्टम से जोड़ा जाता है। तो सेम रिस्ट्रिक्शन अगर अभी थोड़ा सा आगे भी समझ में आएगा। यहाँ जोड़ दिया हमने, ये काटा, इसके बाद प्लाज्मिड ये कट गया, ये देखिए प्लाज्मिड कट गया। ठीक है, इस प्लाज्मिड में ये वाला जीन हमने इंटरेस्ट जीन जोड़ दिया ले जा करके। पहले तो प्लाज्मिड कटेगा, मैं यहाँ बना देता हूँ। तो ये प्लाज्मिड था, यहाँ आरटी मिलाया, प्लाज्मिड यहाँ कट गया ये। ठीक है, कटने के बाद में इन दोनों को मिक्स करा दिया, जीन ऑफ इंटरेस्ट और प्लाज्मिड को मिला दिया। ठीक है, और एंजाइम मिलाएंगे डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज एंजाइम जोड़ने का काम को यहाँ पर जोड़ने और जोड़ने के बाद ये फाइनल एक इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पर ये डीएनए लग चुका है। ठीक है जीन, और ये इस डीएनए को रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट। एक नाम इसका और होता है, या मॉडिफाइड डीएनए कर सकते हैं। काइमेरिक डीएनए। नोट कर लीजिएगा, काइमेरिक डीएनए। ठीक है, मॉडिफाइड प्लाज्मिड है ये। इस प्लाज्मिड को हमने मॉडिफाइड कर लिया, काइमेरिक डीएनए जी बोला जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसलिए इस टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, अब इसको आप यहाँ भेजेंगे तो याद रखिए जो एक सेल नहीं होती है, एक होस्ट सेल नहीं है। टेस्ट ट्यूब बेबी जब कराया जाता है तो बार बार एक्सपेरिमेंट कराया जाता है, हो सकता है पहली बार फेल हो गया। ठीक है, बहुत सारे स्पर्म लिए जाते हैं, कई ओवा एक साथ निकाले जाते हैं। ऐसे यहाँ पर एक होस्ट सेल नहीं लेंगे, एक लेंगे तो आपका एक्सपेरिमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा। कई होस्ट सेल यहाँ पर हैं, ढेर सारे हैं। अब आप इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को इसमें ट्रांसफर करेंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए दिखा दे रहे हैं, इसके समझने के लिए आप ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ये प्लाज्मिड यहाँ पहुँच गया। अब जब ये सेल डिवाइड करेगी ना तो ये प्लाज्मिड भी डिवाइड करेगा और ये जीन भी डिवाइड करेगा। हमने प्लाज्मिड का सहारा क्यों लिया? क्योंकि जीन अकेले डिवाइड नहीं कर सकती है। जीन को या तो होस्ट सेल के जीनोम के साथ जुड़ना पड़ेगा। इस होस्ट सेल का अपना भी तो डीएनए होगा ना, ध्यान सुनिएगा, इसके पास अपना भी तो डीएनए है। जी सर। उसके डीएनए के साथ जुड़ जाती तो ये डिवाइड कर लेते, हो जाती। लेकिन हमने प्लाज्मिड ही क्यों लिया? उसे डायरेक्ट नहीं जोड़ती, हाइड्रोस्कोपी बताता है। इसको ध्यान दीजिए, जब आपने पढ़ते हैं तो उसको HIV वायरस का लाइफ साइकिल जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर बोला जाता है कि HIV वायरस जब अटैक करता है, HIV वायरस में कैसा कि RNA होता है, वायरस ना क्या होता है? RNA से वो डीएनए बनाता है, जाकर के डीएनए बन गया, इस होस्ट सेल के डीएनए के साथ जाकर के जुड़ता है। ये यहाँ पर कौन सी सेल होती है? टी लिम्फोसाइट। ठीक है, इसके साथ जुड़ेगा। जुड़ने के बाद में ये मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि जब ये सेल डिवाइड करेगी तो इसका अपना डीएनए डिवाइड करेगा, जीन भी डिवाइड करेगी ना। तो हमने यहाँ पर इसकी प्लाज्मिड की मदद क्यों ली? ध्यान दीजिए, इसको
डायरेक्ट यहाँ जुड़वा सकते थे सेल में। बहुत सारी टेक्निक होती है ना, माइक्रो इंजेक्शन और ये जीन गन से भेज सकते थे। हाँ बताइए। हाँ मैक्रोफेजेस टी लिम्फोसाइट टी सेल होता है ना, टी सेल को भी अटैक करता है। दोनों आंसर है, मैक्रोफेजेस एंड टी लिम्फोसाइट। अरे कोई बात नहीं, ये देखिए इसको डायरेक्ट भी भेजा जा सकता था, बहुत सारी टेक्निक है, जीन गन वगैरह भेज सकते थे। प्लाज्मिड का सहारा इसलिए लिया था क्योंकि ये उतनी तेजी से मल्टीप्लाई नहीं करेगा। जानते हैं अगर ये ह्यूमन सेल होती तो 24 घंटे में एक बार डिवाइड करती। ह्यूमन को तो एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा है, बैक्टीरिया को हो रहा है, 20 मिनट का टाइम लगेगा। अगर ये प्लाज्मिड है तो सेल एक ही है। प्लाज्मिड की खासियत होती है कि प्लाज्मिड सेल्फ रेप्लिकेशन पावर रखता है, वो सेल में डिवाइड करता रहता है अपने नंबर बहुत तेजी से सब इस जीन के नंबर को बढ़ा देगा। ठीक है, उतनी तेजी से इस जीन के डायरेक्ट इसमें जोड़ते तो नहीं बढ़ते, इसलिए प्लाज्मिड का सहारा लिया गया, क्योंकि प्लाज्मिड सेल्फ रेप्लिकेटिंग क्रोमोसोम होता है, डीएनए होता है, अपने आप खुद रेप्लिकेट को कर सकता है। समझ में आ रहा है? इसीलिए प्लाज्मिड का बहुत बाद डिवाइड करेगा, वो इसकी संख्या को बहुत तेजी से बढ़ाएगा। ठीक, तो प्लाज्मिड इसीलिए लिया जाता है। और प्लाज्मिड जितनी बार सेल में डिवाइड करता है, अगर सेल एक बार डिवाइड कर रही है ना, प्लाज्मिड कई टाइम जितनी बार डिवाइड करेगा उसको कॉपी नंबर बोलते हैं। एक वर्ड होता है ना प्लाज्मिड का, कॉपी नंबर। जितनी बार प्लाज्मिड, अगर प्लाज्मिड डिवाइड करके 20 प्लाज्मिड बना रहे तो कॉपी नंबर उसका कितना हो गया? 20 हो गया। ठीक है, कॉपी नंबर होता है। तो ये जनरल डायग्राम था इस तरीके से। इसके बाद हम लोगों को इसमें एक टॉपिक पढ़ना है, कौन सा? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं। ठीक है, उसके लिए पहले 2 मिनट के अंदर एक चीज देख लीजिए। न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस का मतलब समझ रहे हैं? ऐसे एंजाइम जो न्यूक्लिक एसिड को कट करते हैं। न्यूक्लिक एसिड का मतलब डीएनए या आरएनए होता है। न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिंग एंजाइम को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। इनकी 2 कैटेगरी होती हैं, एक्सोन्यूक्लियस होता है और एंडोन्यूक्लियस होता है। ठीक है, एंडोन्यूक्लियस मान लीजिए ये डीएनए है। एक्सोन्यूक्लियस क्या? न्यूक्लिक एसिड डीएनए हो गया, उसको काटने वाला एंजाइम न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस डीएनए को बाहर से काटता है, किनारे से, एक्सोन्यूक्लियस जो कहीं अंदर से काटेगा वो क्या है? एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, तो ये इनसाइड कट करता है, इनसाइड कट करेगा, और ये आउटसाइड कट करेगा डीएनए पर। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आर एंडोन्यूक्लियस। जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं वो क्या है? एंडोन्यूक्लियस होते हैं, ध्यान रखना। तो लिखेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है? आर एंडोन्यूक्लियस है। इसलिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का दूसरा नाम क्या होता है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ई फॉर एंडोन्यूक्लियस भी है, ई फॉर एंजाइम भी होता है। ठीक, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का टाइप वगैरह है, और ये कैसे नाम वाम रखते हैं इसका। ठीक, वो सारी चीज़ें अगली बार देखेंगे। हाँ बताइए। ये सब बता देंगे, ओरिजिन आपने कुछ पढ़ लीजिएगा। ओरिजिनल ये प्लाज्मिड जब पढ़ाएंगे ना, प्लाज्मिड वाला उसमें है थोड़ा सा, तो ORI कैसे वो फर्स्ट जो है वेक्टर बना PBr322 जो बनाया गया, उसमें ORI समझा देंगे आपको। क्लोनिंग वेक्टर की प्रॉपर्टी जब समझेंगे वहाँ समझ लेंगे। ये सब और बेस से बताया, उन्हें याद नहीं आएगा, बेस से ही बता रहा हूँ। ठीक है, और थोड़ा सा पढ़ के आइएगा तो आइएगा। और जी सर।